हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम बंसल। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा फॉर द अपकमिंग बोर्ड्स, तो वो घड़ी आ गई है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं अपकमिंग बोर्ड्स के लिए। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ये हमारे 5 से 10 साल के जितने भी पेपर्स हुए सीबीएसई के, उनका एनालिसिस है। उनके एनालिसिस पे जो 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे चूज किए, वो वैसे क्वेश्चंस है जो बार बार हर साल ना कुछ किसी क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की फॉर्म में रिपीट हो रहे थे। तो वो 10 क्वेश्चंस आइए देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन। हमें यहाँ पे रीजन मेंशन करना है कि जो कलर चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। पहला है इसका क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं अपन सनलाइट के अंदर, तो उसका कलर चेंज क्यों होता है, किस वजह से, क्या बनने की वजह से उसका कलर चेंज होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया, जब ए पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि जब एक जिंक का टुकड़ा एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसकी वजह से उसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, या फिर क्या कंपाउंड अपने पास नया बन के आ रहा है, वो बताना है। और ये रिएक्शन के थ्रू हमें बताना है, जो हम आंसर देंगे उसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होनी चाहिए इन दोनों पार्ट की। ओके। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में पूछा गया है, नेम द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। कि जब हम मतलब कलर बताना है यहाँ पे, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जब रिएक्शन हो रही होगी किस किस के बीच में, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के बीच में जो रिएक्शन हुई होगी, उसकी वजह से जो कंपाउंड बना, उसका कंपाउंड का कलर क्या आया वो हमें बताना है। तो चलाइए, आइए सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं अपन सनलाइट के प्रेजेंस में, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसकी फॉर्म में, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस में। इनिशियली जो AgCl का कलर होता है वो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर को अपन कलरलेस भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 में। Ag हमारा क्या है, सिल्वर मेटल है, और Cl2 हमारा क्या है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। और जो Ag बनेगा, हम हमेशा से जानते हैं चांदी का कलर कैसा होता है, ग्रेइश व्हाइट होता है। कैसा कलर होता है, ग्रेइश व्हाइट। तो इनिशियली इसका कलर कैसा था, कलरलेस था, कलरलेस से वो कैसा बना, ग्रेइश व्हाइट। तो यहां पे कलर चेंज क्यों हो रहा है, यहां पे रीजन बताना था, हमने रिएक्शन भी दे दी। और कलर चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज सनलाइट के प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। गॉट इट। और जैसा मैंने लिखा है ना, वैसा ही आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहां पे कोई मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है, इतना गारंटी दे रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द मतलब मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अपन। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए अपन देख रहे हैं, हाँ, जब हम जिंक का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, क्या होता है, क्या सब कुछ ही बताना है अपने को। जब हमने जिंक का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, हम जानते हैं कि जो जिंक की रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर जिंक रिएक्टिव है तो जिंक को जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, उसके कंपाउंड की फॉर्म में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद लग जाएगा। मतलब एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन हो गया। इज इट क्लियर। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव। लिखेंगे कैसे इसको, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हम सब जानते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमेशा ही हमने पढ़ा कि जिंक क्या होता है, हमारा मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी हमारी। और जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा, जो कलर होगा, ब्लू से चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर। क्या हो जाएगा, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। किस वजह से, बिकॉज यहां पे जो जिंक है हमारा, जिंक जैसे ही हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, यहां से इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद लग जाएगा। खुद लगने के बाद क्या देगा, वो जिंक सल्फेट देगा। क्या देगा, ये जिंक सल्फेट देगा। और साथ में क्या निकाल देगा, कॉपर मेटल को निकाल देगा। किसको निकाल देगा, साथ में कॉपर मेटल को निकाल देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट का सेकंड पार्ट था हमारा। इज इट क्लियर। तो ये जैसा मैंने लिखा है, यहां पे रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, आपको जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसका रीजन यही है।
गॉट इट। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है इसलिए वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पा रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फर्स्ट का बी पार्ट। बी पार्ट हमारा क्या था कि जब लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे थे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहे थे। किसके साथ ट्रीट कर रहे थे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। यहां पे क्या हो रहा है, जब लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया गया तो यहां पे रिएक्शन कैसी हो रही है? एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कैसी रिएक्शन हो रही है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो जैसे ही लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास क्या बन गया? लेड आयोडाइड। क्या बन गया? इसका नाम है लेड आयोडाइड। क्या नाम है बच्चों इसका? लेड आयोडाइड। और इसका कलर क्या होता है? इसका जो कलर होता है वो हमारे पास क्या होता है? येलोइश कलर का होता है। ये कैसा होता है? येलोइश कलर का। तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या बताना था कि जो कंपाउंड बन रहा है उसका कलर बताना था। तो जो कंपाउंड हमारे पास क्या बना? लेड आयोडाइड बना, डेट इज PbI2। उसका कलर क्या है? येलो। सिर्फ आपको इतना ही बताना था। ये था हमारा फर्स्ट ऑल क्वेश्चन। 3 मार्कर क्वेश्चन था ये। 3 मार्कर में इसका 1 नंबर था, इसका 1 नंबर था और इसका 1 नंबर था। हम सभी जानते हैं कि जो CBSE में है वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है और हर एक पार्ट का अपना अपना मार्किंग स्कीम रहती है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना डेटा देना सफिशिएंट होगा कि इतना डेटा दे दोगे वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। इज इट क्लियर? यहां पे हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एल्कोहलिक ड्रिंक से तो आप अच्छे खासे समझ भी गए होंगे कि एल्कोहलिक ड्रिंक क्या है। एल्कोहलिक ड्रिंक में जो इंग्रेडिएंट यूज होता है हमारा, जो मोस्ट कॉमनली इंग्रेडिएंट यूज होता है वो क्या है? इथेनॉल। वो क्या है बच्चों? इथेनॉल। उसका नाम क्या होता है? इथेनॉल भी बोल देते हैं और उसका आईयूपैक नेम क्या बोल देते हैं? इथाइल अल्कोहल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल या इथाइल का? वो केमिकल फॉर्मूला होता है, आपको बचपन से पढ़ते आए हो, 9th क्लास में भी आता है कहीं ना कहीं, C2H5OH। क्या है? C2H5OH। C2H5OH क्या हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स में। जितना भी एल्कोहलिक ड्रिंक होता है उनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो हमारा क्या है? C2H5OH, जिसका नाम क्या है? इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। इन दोनों में से किसी का भी नाम बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके 2 यूजेस बताने अपने को। क्या बताना है? 2 यूजेस बताने हैं। इथेनॉल के 2 यूजेस कौन कौन से हैं? पहला क्या है? इसको मेडिसिन्स में यूज किया जाता है। किसमें? मेडिसिन्स में एज एंटीसेप्टिक। किसकी तरह यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक। कभी आप केमिस्ट्री लैब जाओगे आगे 11th 12th में या फिर आगे ग्रेजुएशन में जब भी जैसे बढ़ोगे तो वहां पे हमारे केमिस्ट्री लैब में ये यूज किया जाता है। आफ्टर द मतलब जैसे ही हमारा कोई एक्सपेरिमेंट होता है खत्म तो बच्चों के हाथों पे केमिकल लग जाते हैं, इवन टीचर्स के हाथों पे भी केमिकल लग जाते हैं। तो एट द एंड वो करते क्या है? थोड़ा सा अल्कोहल के साथ हैंड वॉश करते हैं ताकि जितना भी केमिकल्स है वो सब कुछ निकल जाए। देन हैंड वॉश करते हैं साबुन के साथ या फिर किसी डिटर्जेंट के साथ, ताकि हमारा जो सारा का सारा केमिकल्स है वो निकल जाए। तो वहां पे हमारा एंटीसेप्टिक, अभी कोविड आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कोविड के दौरान जितने भी हमारे लगे थे क्या कहते हैं उनको, हैंड वॉश करने के लिए जितने भी लगे थे सैनिटाइजर, उसमें क्या यूज होता था? हमारा इथेनॉल भी यूज होता था कहीं ना कहीं। ठीक है, और सेकंड फैक्टर क्या है? यूज्ड इन इथेनॉल ब्लेंडिंग। जो इथेनॉल है वो किस में यूज किया जाता है? इथेनॉल ब्लेंडिंग में। जैसे नितिन गडकरी जी है, उन्होंने क्या बोला था अभी, वो पेट्रोल को क्या करे? इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, उसमें जो पेट्रोल बनाया जा रहा है वो मिक्सिंग किया जा रहा है उसमें इथेनॉल। तो इथेनॉल वहां पे भी यूज होता है हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग में। तो आपको ये 2 यूजेस लिखने हैं इथेनॉल के। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया हमारे पास, इसका नेम ऑफ द कंपाउंड हो गया। अब इसके 2 यूजेस लिखने, तो यूज क्या? पहला यूज क्या है? यूज्ड इन मेडिसिन्स एज ए एंटीसेप्टिक और यूज्ड इन इथेनॉल ब्लेंडिंग। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है इसने? राइट केमिकल इक्वेशन एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म when this compound react with sodium metal and hot concentrated sulfuric acid। अभी हमें इसकी रिएक्शन देखनी है। क्या देखना है? इसका रिएक्शन देखना है। किसका? इथेनॉल का। इथेनॉल का किसके साथ रिएक्शन देखना है? सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ देखना है? सोडियम मेटल के साथ। तो आइए देखते हैं, जब इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनाता क्या है बच्चों? सोडियम इथोक्साइड। क्या बनाता है ये हमारे पास? सोडियम इथोक्साइड बनाता है और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। आपने पढ़ा होगा, एक अच्छी खासी रिएक्शंस पढ़ते हो कि जब किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं
तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो हमारा इथेनॉल होता है ये लिटिल बिट एसिडिक होता है। क्या होता है, लिटिल बिट एसिडिक होता है। तो जब इसको मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास क्या निकलता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलती है। कैसे निकलती है, H2 गैस निकलती है। और H2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पॉपअप साउंड के थ्रू, कि वो पॉपअप साउंड करने लग जाएगी। क्लियर है। तो यहां पे जो सॉल्ट बना उसका नाम क्या है, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। और मेक श्योर करना बच्चों, जो भी आप रिएक्शंस लिख रहे हो ना उसमें आपको हर एक कंपाउंड का नेम देना जरूरी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिखा है तो इथेनॉल लिखना है, और यहाँ पे जैसे मेरा प्रोडक्ट बना C2H5ONA तो इसका भी नेम देना आपको। अगर इसका नेम नहीं दिया तो वो एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो फोकस करना, मेक श्योर करना कि अपना जो रिएक्शंस लिखो उसके नीचे उनके नाम भी होने चाहिए। इज दैट क्लियर। तो हमारी सेकंड रिएक्शन क्या थी, जब इथेनॉल को जब इथेनॉल को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया गया, किसके साथ, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो ये क्या दे रहा है अपने पास, इथीन दे रहा है। ये क्या दे रहा है, इथीन दे रहा है। इथीन समझते हो, एल्कीन, जो हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ाई जाती है, कार्बनिक कंपाउंड में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये वो वाली इथीन है, यहाँ पे CH2CH2। इज इट क्लियर। और साथ में क्या निकलता है, वाटर निकलता है। क्लियर है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में अपने जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी थी, इंफॉर्मेशन क्या क्या मांगी थी, केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द एल्कोहलिक ड्रिंक। ये बताना था कि एल्कोहल ड्रिंक में एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है, C2H5 है, ठीक है। उसका नेम क्या है, इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल, सिर्फ इतना बताना था। उसके दो यूजेस बताने थे, ये दो यूजेस लिख दिए मैंने, यूज्ड इन मेडिसिन एज एंटीसेप्टिक और यूज्ड इन इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है कि इथेनॉल की रिएक्शन बतानी है सोडियम मेटल के साथ और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वो मैंने आपको यहां पे बताई है कि रिएक्शन की, जब इथेनॉल की रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ तो सोडियम इथोक्साइड बनता है, और इथेनॉल की जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बनता है, इथीन बनता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। गॉट इट। अब मूव करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, सबको पता है कि आपके स्टोमक में, हमारे पेट में क्या होता है, डाइल्यूट HCl, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टोमक में। तो कई बार उसकी वजह से एसिडिटी बन जाती है, उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए अपन एंटासिड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। तो एंटासिड हमारा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो कंपाउंड X है सोडियम का, वो सोडियम का कंपाउंड कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और साथ ही साथ उसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा भी है। क्या है, उसका नाम बेकिंग सोडा भी है। ठीक है। तो नेम ऑफ द कंपाउंड अपना यहां तक मांगा था इन्होंने, ए पार्ट में क्या मांग रखा है, नेम ऑफ द कंपाउंड X, जो कि एंटासिड की तरह ट्रीट कर रहा है, वो हमने बता दिया, नेम बता दिया। अब चल रहे इसका गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा इसका सोडियम HCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या फिर बेकिंग सोडा बोलो। इज दैट क्लियर। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहां पे कंप्लीट हो गया। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है हमारा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ X। यहां पे अपने को क्या लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जो किसको बताए, जो डिकम्पोजिशन ऑफ X, जो हमारा X कंपाउंड था। X कंपाउंड क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कंपाउंड, कि उसका डिकम्पोजिशन क्या शो कर रहा है अपने पास। ठीक है। जैसे ही मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, हीट तो तभी होगा ना जब उसको डिकम्पोज तो तभी होगा ना जब उसको हीट करेंगे अपन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने पे वो क्या दे रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहा है। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। और साथ में क्या दे रहा है अपने पास, CO2 दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या दे रहा है हमारे पास, पानी, H2O। क्लियर है। तो ये केमिकल रिएक्शन भी हमने बता दी कि डिकम्पोजिशन ऑफ X क्या होगा, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका डिकम्पोजिशन में के साथ क्या रिएक्शन होगा, उसके साथ क्या क्या निकला, सोडियम कार्बोनेट निकलता है, CO2 निकलता है, प्लस H2O निकलता है। ठीक है। तो लास्ट पार्ट बचता है हमारा इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्या है, गिव वन यूज ऑफ कंपाउंड X बिसाइड्स एन एंटासिड। मतलब एक यूज और बताना है इस कंपाउंड का जो एंटासिड से, मतलब एंटासिड की तरह तो बिहेव करता ही करता है, उसके अलावा एक यूज और बताना है इसका। वो यूज क्या है, इसको फायर एक्सटिंग्विशन में यूज करते हैं,
किस में यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर, जो मतलब लगे होते हैं ना, और रेड रेड सिलेंडर तो सबने देखा होगा, आपके घरों में भी लगा हुआ है, ऑफिस में देखा होगा, स्कूल्स में देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, उसको यूज करते हैं किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, ठीक है। और बेकिंग के लिए भी यूज करते हैं, आपने केक वेक खाए होंगे, ठीक है। केक वेक में हम क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिक्सचर है, वो किस किस का? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड का, उससे वो बेकिंग पाउडर बनता है। उस बेकिंग पाउडर को हम यूज कहां पे करते हैं? केक्स को बनाने के लिए, सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो एक यूज ये था। तो हमारा इस क्वेश्चन का ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। 3 मार्कर क्वेश्चन में 1 नंबर का ये पार्ट था, 1 नंबर का ये पार्ट था, 1 नंबर का ये पार्ट था। तो तीनों पार्ट हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए बहुत अच्छे से। और आपको सिर्फ इतना ही लिखना, जो पूछा जाए सिर्फ उतना ही आंसर देना, मोर देन इनफ है। और मार्क्स नहीं कटेंगे आपके बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमारा ये 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन क्या होता है बताओ? ब्राइन क्या होता है? ब्राइन क्या होता है? कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। किसका? ये कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? किसका होता है? कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है किसका? NaCl का, उसको ब्राइन बोलते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। ये क्या कह रहा है? एक गैस निकलती है एनोड पे जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना अपन ब्राइन का। किसका? ब्राइन का। ब्राइन मतलब NaCl प्लस वाटर का। जब हमने एक बीकर में ले लिया, एक बीकर में जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे हमारा क्या निकलता है? Cl2 गैस निकलती है। और कैथोड पे हमारा क्या निकलता है? H2 गैस निकलती है, ठीक है। तो इसमें वो प्रोसेस तो करना नहीं अपने को। इन्होंने जितना पूछा सिर्फ अपना उतना ही आंसर देना है। कि इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। कि कह रहा है कि एनोड पे हमारी क्या निकलती है? G गैस निकलती है। अब इसने आगे क्या बोला है वो ध्यान से देखो। व्हेन दिस गैस, जो ये G गैस निकली है, when this G गैस इज पास थ्रू ए स्लेक्ड लाइम। ये आ गया नया कंपाउंड। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। आपने पढ़ा भी होगा क्या? लाइम वाटर टर्न्स मिलके, याद आया कहीं से? कि जब स्लेक्ड लाइम में से CO2 गैस पास करते हैं तो उसका क्या हो जाता है? वो मिल्की हो जाए, जो कलरलेस है वो मिल्कीनेस आ जाती है उसमें। और वो मिल्कीनेस किस वजह से आती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो तो हमने पढ़ना नहीं है यहाँ पे, बस इतना पता होना चाहिए कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जब इस G गैस को हमने स्लेक्ड लाइम में से पास किया, क्या पास किया? जब G गैस को स्लेक्ड लाइम में से पास किया तो एक कंपाउंड बनाया नया, एक नया कंपाउंड बना, डेट इज C। और वो जो C कंपाउंड बना वो किस काम में आता है? इट विच इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को क्या करने के लिए? डिसइंफेक्ट करने के लिए हमारा वो C कंपाउंड काम में आता है, ठीक है बच्चों। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? राइट द फॉर्मूला ऑफ G एंड C। तो हमें G और C कंपाउंड बताने हैं कि कौन से, और उनके फॉर्मूले राइट अप करने हैं। सेकंड क्या बताया इन्होंने? स्टेट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। कि इस क्वेश्चन में, इस रिएक्शन में कौन सा केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है वो बताना है, ठीक है। और थर्ड क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड C एंड गिव इट्स केमिकल नेम। अरे अरे अरे, यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया और यहाँ पे नाम पूछ लिया और साथ में केमिकल नेम भी पूछ लिया। इतना आसान क्वेश्चन 3 नंबर का कहाँ लेके जाओगे? जस्ट एक रीडिंग के साथ 3 नंबर कहाँ से आएंगे? 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, कुछ भी नहीं है। 3 नंबर चुटकी बजा के आ जाते हैं यहाँ पे। तो A गैस कौन सी होगी? आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन है ये। किसकी प्रिपरेशन है? ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। तो बनता कैसे है वो? हमारा जो G है, G हमारा क्या होगा? क्लोरीन गैस। क्या होगा? जो हमारा लिबरेटेड होता है जब ब्राइन सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते, तो एनोड पे क्या निकलता है? क्लोरीन गैस। तो हमारा G क्या हो गया? क्लोरीन गैस। और जो हमारा कंपाउंड C बना, जो हमारा कंपाउंड C बना, जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया गया, वो कंपाउंड क्या है? CaOCl2। CaOCl2 ये क्या है? याद करो चैप्टर को। ब्लीचिंग पाउडर क्या है ये? याद आया कुछ? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये सिर्फ इतना G और C अपने को इसमें बताना था कि उनके केमिकल फॉर्मूले क्या होंगे। कि राइट द फॉर्मूला ऑफ G एंड C, वो हमने बता दिया।
अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, कि केमिकल इक्वेशन जो मतलब जो Cl2 गैस हमारे पास यहाँ से क्लोरीन गैस आई, उसकी स्लेक्ट लाइम के साथ क्या रिएक्शन हुई। ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेक्ट लाइम, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, या फिर लाइम वाटर भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी इसी को बोलते हैं। क्या है, लाइम वाटर भी हम इसी को बोलते हैं। जब इसमें से Cl2 गैस पास करी जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CaOCl2 बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। समझ में आया, ये रिएक्शन आपको लिखनी थी, जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में किया है। थर्ड पार्ट में क्या है, उसका जो बना हमारे पास, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना, ये वाला CaCl2, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका जो केमिकल नेम है वो है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम किसका, CaOCl2 का क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जो कॉमन नेम है इसका, जो कॉमन नेम क्या होता है, जैसे अपने घरों में रख देते हैं, नोनो मोनो कुछ भी रख देते हैं, वो कॉमन नेम इसका क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। इज दैट क्लियर। और केमिकल की टर्म्स में इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और जो कॉमन नेम होगा हमारा क्या होगा, उसका ब्लीचिंग पाउडर होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो जो कुछ इन्होंने पूछा था वो सब हमने बता दिया। फॉर्मूला ऑफ जी एंड सी बता दिया, स्टेट द केमिकल इक्वेशन बता दिया, एंड व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी ये बता दिया, और उसका कॉमन नेम भी बता दिया, केमिकल नेम भी बता दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया। तो हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। 3 नंबर फ्री फंड के थे। सिर्फ जिसको ब्लीचिंग पाउडर आता है ना, ये जो लास्ट का पोर्शन है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, और ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जिसमें इन्वॉल्व होता है, NaOH से रिलेटेड जितना भी रिएक्शंस है ना, वो सारा का सारा हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन। और वहां से क्वेश्चन हर बार बनाए ही है इंपॉर्टेंट, और 3 मार्कर क्वेश्चन बनाए बच्चों, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। और खासकर और मैक्सिमम मैंने टॉपिक क्या कर दिया, इसी में कवर कर दिए। 3 क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे ले आया मैं उस टॉपिक से, और पक्का क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ, हर बार आया है क्वेश्चन वहां से। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट 3 डिफरेंट, अरे ये कार्बोनेट्स कंपाउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कार्बोनेट्स कंपाउंड का। लास्ट की जो प्रिपरेशन पढ़ते हो ना आप, किसका, इथेनॉल के रिएक्शंस और इथेनोइक एसिड की, ये वही है। इथेनॉल वो पोर्शन मत छोड़ना, वहां पे कन्वर्जन पूछे जाते हैं, उनकी रिएक्शंस पूछी जाती है, और 100% वहां से क्वेश्चन बनता है, हमेशा ही बना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है ये। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बना है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, राइट 3 डिफरेंट केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल। क्या बताना है यहाँ पे, 3 ऐसी रिएक्शंस बतानी है जिसमें इथेनोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, सोडियम इथेनोट में कन्वर्ट हो रहा होगा। किसमें, सोडियम इथेनोइट में। ठीक है, और उन रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है अपने को यहाँ पे। एंड राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट, राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। हमने क्या बताना है, राइट रिएक्टेंट के नेम भी लिखने हैं और साथ में प्रोडक्ट्स के भी नेम लिखने हैं, अदर देन द इथेनोइक एसिड एंड सोडियम इथेनोइट। मतलब इथेनोइक एसिड और सोडियम इथेनोइट को छोड़ के जो भी हमारा रिएक्टेंट यूज हो रहा होगा या प्रोडक्ट बन रहा होगा, उनके नेम जरूर मेंशन करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइए पहली रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन में हमने क्या लिया, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH, हर कोई जानता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई अपन ने, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई। किसके साथ करवाई हमने, सोडियम कार्बोनेट के साथ। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, सोडियम इथेनोइट बनता है। और सोडियम इथेनोइट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONA। क्या होता है, CH3COONA। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोइट। ठीक है, और साथ में क्या निकलता है, H2O प्लस CO2। क्या निकलता है साथ में, H2O प्लस CO2। ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन तो यही होगी कि इथेनोइक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बना, सोडियम इथेनोइट प्लस वाटर प्लस CO2। ये रिएक्शन पता है कहां की है, याद करो, क्या, जब एसिड को जनरल रिएक्शन होती थी ना, एक क्या होती थी, जनरल रिएक्शन, याद आया। एसिड को जब मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या क्या निकलता था, जनरल रिएक्शन पढ़ते थे, सॉल्ट, पहले ही चैप्टर में पढ़ी है ये, सॉल्ट प्लस वाटर
और प्लस में CO2 गैस। ये वही तो रिएक्शन है। क्या है? एसिड क्या है अपने पास? इथेनोइक एसिड है। और साथ में क्या ले लिया अपन ने? सोडियम कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया यहाँ पे? ये देखो, इथेनोइक एसिड लिया और साथ में हमने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट लिया। तो ये यहाँ पे क्या बना? जो सोडियम इथेनोइट है ये क्या है? सोल्ट का काम कर रहा है। और साथ में क्या निकला? पानी। और साथ में क्या निकला? CO2 गैस। ये वही तो रिएक्शन है पहले चैप्टर में जो आप जनरल रिएक्शन पढ़ के आए हो, कुछ और अलग नहीं है। ठीक है, तो एक रिएक्शन तो हमारी ये होगी। सेकेंड रिएक्शन क्या है? इथेनोइक एसिड लिया हमने। अरे अरे अरे, ये तो कुछ भी नहीं है। इथेनोइक एसिड के साथ किसका रिएक्शन करवा दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और गली का हर बच्चा जानता है इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। क्या है? बेस। और ये क्या है? एसिड। और एसिड की जब बेस के साथ रिएक्शन होती है क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या क्या निकलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस अरे वाटर। गली का हर बच्चा जानता है इस रिएक्शन को, तो घर में भी करते हो। घर में कब किया? जब ततैया काट लिया तो क्या करते थे? साबुन रगड़ लिया। तो साबुन रगड़ने में क्या है? साबुन में क्या होता है? बेस। और ततैये में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, जिसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो जब वो रगड़ते हैं तो क्या है? उसका जहर निकल जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा। ये तो गली का हर बच्चा जानता है इस रिएक्शन को, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट भी हर कोई बच्चा जानता है। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये वही तो रिएक्शन होगी, सेकेंड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन पे आओ अभी। थर्ड रिएक्शन हमारी क्या कहती है? सोडियम इथेनोइक एसिड ले लिया अपन ने यहां पे। इथेनोइक एसिड को जब किसके साथ ट्रीट किया? सोडियम मेटल के साथ। इसको भी निकम्मो याद कर लो। कब? जब हमने पहले ही चैप्टर में कि किसी एसिड को जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, याद आया? एसिड को जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकलता है? सॉल्ट निकलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या निकालते हैं? पॉपअप साउंड देता है। क्या होता है? पॉपअप साउंड आता है हाइड्रोजन का जब उसके पास कैंडल लेके जाते हैं जलती हुई। तो जैसे दिवाली के टाइम पे वो पॉपअप, पता है ना, पॉपअप साउंड, जैसे छोटे छोटे पटाखे होते हैं वो एकदम से पॉपअप करते हैं, वो वैसी वैसी साउंड आती है इस रिएक्शन की जब इसके साथ करवाएंगे अपन, सोडियम मेटल के साथ। ठीक है बच्चों, ये वो रिएक्शन है, कुछ अलग नहीं है। तो ये तीन बेसिक से रिएक्शंस पूछी इसने 3 नंबर में ही। और ये बिल्कुल आसान है, पहले चैप्टर में इनके जनरल सब कुछ दे रखे और वही केस हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड में यूज हो रहा है। ठीक है, तो होप सो, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इथेनोइक एसिड का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने 5 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे आप लोगों को, तो वो सिर्फ 3 बच्चों के जो हमने जो सबसे पहले मैसेज आए हैं उन्होंने जो पीडीएफ सेंड करी, 3 बच्चों की करेक्ट आंसर आया हमारे पास सबसे पहले। और वो 3 बच्चे कौन कौन है? गौतम, स्नेहा और पायल। कौन कौन से वो 3 बच्चे? गौतम, स्नेहा और पायल है। और हमने जो इनके लिए एक्साइटिंग गिफ्ट रखा था, वो एक्साइटिंग गिफ्ट क्या है? वो कर दे डिस्क्लोज। वो एक्साइटिंग गिफ्ट है कि जब भी ये जैसे ही आफ्टर द मतलब 10th एग्जाम के बाद जब ये 11th 12th में एडमिशन लेने के लिए आएंगे तो इनको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। और 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ इनके लिए जो स्टडी किट होगी जिसमें स्टेशनरी होगी, बुक्स होंगे और मटेरियल होगा, वो सब फ्री होगा इनके लिए। तो कैसा लगा गिफ्ट? बढ़िया। तो आगे चले अभी। ये 5 क्वेश्चन के बाद, यहां तक के मैंने 5 क्वेश्चन रखे थे और ये 5 क्वेश्चन सिर्फ ये भेजे काफी सारे बच्चों ने हैं, बट जो सबसे पहले भेजे वो सिर्फ 3 ही बच्चे थे हमारे पास। कौन कौन से थे वो? गौतम है, स्नेहा है और पायल है। ठीक है, इनको एक्साइटिंग गिफ्ट के तौर पे हमने क्या दिया? 100% स्कॉलरशिप दिए। और जिन्होंने हमारे पास क्वेश्चन भी भेजे ना, स्टिल हम उनको 10% का ऑफ देंगे। क्या देंगे हम उनको? 10% का, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो करी है, तो उनको भी क्या मिलेगा? 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेटलर्जी वाला पोर्शन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग डरते हैं मेटलर्जी से। मेटलर्जी वाला यहां पे क्या बोला है? एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl। मेटलर्जी में 2 से 3 क्वेश्चन, यहां पे 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई और ले लिया, ठीक है, जब उसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं? डाइल्यूट HCl के साथ। वो कैसी स्मेल देता है? रोटन एग। रोटन एग समझते हो? सड़े हुए अंडे। कैसे? सड़े हुए अंडे, सड़े हुए अंडे की जैसे स्मेल आती है। और
ठीक है, तो सड़े हुए अंडे की स्मेल किस में से आती है, याद करो, कौन देता है सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल, सल्फर। तो यहां से अपने को क्या पता लग रहा है कि रोटन एक्से में क्या पता लगा कि यहां पे सल्फर प्रेजेंट है। अगर सल्फर प्रेजेंट हो तो उसका कोई ना कोई और प्रेजेंट होगा यहां पे, तो वो और कौन सा होगा, तो मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, जो और होगा उसमें क्या होगा, सल्फाइड। तो यहां पे जो हमारा और होगा वो कौन सा होगा, सल्फाइड और, बिकॉज यहां पे इन्होंने हिंट दे दिया कि रोटन एक्स में ला रही है, और रोटन एक्स में क्या पता लगा कि वहां पे सल्फर प्रेजेंट है। अगर सल्फर प्रेजेंट है तो जो हमारे पास और होगा वो कैसा होगा, सल्फाइड और होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सल्फाइड और तो बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया बिकॉज इसमें मेंशन नहीं किया कि नेम द टाइप ऑफ दिस और, तो कोई भी आप और ले सकते हो, ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि जब हमने जिंक सल्फाइड ही लिया। तो फॉर द इजीनेस हमने क्या ले लिया, क्योंकि बच्चे को हर कोई जानता है कि जिंक ब्लेंड होता क्या है। जिंक ब्लेंड क्या है, ZnS है हमारे पास, क्या है ये जिंक ब्लेंड, एक तरह का क्या है, सल्फाइड और है। सल्फाइड और कौन सा है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, नेम द टाइप ऑफ दिस और, वो टाइप लिख दिया हमने। हाउ कैन मेटल बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस कॉन्सेंट्रेटेड और, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या निकालना है अपने को, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है या मेटल ऑब्टेन करना है फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड और, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके आने पड़ेगा। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको कंसंट्रेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, मतलब इन्होंने पूछा है, प्रोसेस पूछी है कि कैसे आप मेटल को ऑब्टेन करोगे कंसंट्रेटेड और से। तो सबसे पहले आओ हमें सल्फाइड और को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं इसको। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और कैसे की जाती है, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। किससे करी जाती है, फ्रोथ फ्लोटेशन से की जाती है। एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी और को क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट बना सकते हैं बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। इसके बाद ये लिखना है आपको, जो मैंने यहां पे लिखा है ना वो सारा एज इट इज मेंशन करना है, तभी इसको 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, तभी इसमें 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और को लिख दिया अपन ने, यहां तक तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब प्रोसेस बताने जा रहे हैं, तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ा, और को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और को कैसे कंसंट्रेट करेंगे, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। किसके थ्रू, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू। तो यहां पे देखो आगे क्या हो रहा है, देन फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद इसको कंसंट्रेटेड बनाने के बाद यहां पे क्या करेंगे अपन, मेटल को जो अपन ने कंसंट्रेटेड किया है उसको कंसंट्रेटेड करने के बाद ये क्या बन गया, अपने को इसको मेटल ऑक्साइड बनाना है। और मेटल ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, बाय रोस्टिंग मेथड से। किसके थ्रू, बाय रोस्टिंग मेथड से। रोस्टिंग क्या होती है, जब जिंक सल्फाइड को एक्सेस ऑफ एयर में के साथ ट्रीट किया जाए या हीट किया जाए तो वो प्रोसेस होती है रोस्टिंग। जब किसी भी और को हम एक्सेस ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं या हीट करवाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने जिंक सल्फाइड को एक्सेस ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने क्या दे दिया अपने पास, जिंक ऑक्साइड दे दिया। क्या दे दिया, ये जिंक ऑक्साइड दे दिया। और जिंक ऑक्साइड के साथ साथ हमारे पास क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसकी पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल कैसी होती है, जो आंखों में लगती है, एकदम से आंसू आने लग जाते हैं, वैसी वैसी पंजेंट स्मेल, जो मतलब चुभती है, ऐसी स्मेल। एक जैसे अमोनिया की स्मेल होती है ना, पंजेंट स्मेल, वो वैसी वैसी सल्फर डाइऑक्साइड की भी स्मेल होती है। ठीक है, तो हमारा रोस्टिंग के थ्रू अब हमने किस में कन्वर्ट कर लिया उसको, कॉन्सेंट्रेटेड और को किस में कन्वर्ट कर लिया, मेटल ऑक्साइड में। अब मेटल ऑक्साइड से अपने को किस में कन्वर्ट करना है, इसको मेटल में। किस में कन्वर्ट करना है, मेटल में। और मेटल ऑक्साइड को मेटल किसके थ्रू, मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। किसके थ्रू, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। और वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है, या तो कार्बन हो सकता है या फिर कोई एल्यूमिनियम हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो कोई कार्बन होगा या फिर कोई एल्यूमिनियम। कार्बन और एल्यूमिनियम क्या है, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ ट्रीट किया, क्या, जब जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ ट्रीट किया, ट्रीट करने का मतलब एक तरह का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो जब जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या मिल गया, अपने को मेटल मिल गया। क्या मिल गया, जिंक मेटल मिल गया। ठीक है, और साथ में क्या मिली, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी हो, गैस होती है, पॉइजनस गैस। कैसी होती है, पॉइजनस गैस। हालांकि अपने को जो चाहिए तो अपने को मिल गया, हमें क्या लेने देना, पॉइजनस गैस को हम निकाल देंगे इसको, या फिर जैसे भी कर लेंगे। ठीक है, अपने को सिर्फ प्रोसेस बतानी थी कि प्रोसेस हम कैसे कंसंट्रेटेड और से मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। वही प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताई है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो इन्होंने बोला था कि किसी और को जब डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ करते हैं ट्रीट,
डाइल्यूट HCl के साथ, तो रोटन एग स्मेल आ रही थी। कैसी स्मेल आ रही थी? रोटन एग। रोटन एग से आप क्या समझते हो कि वहां पे कोई ना कोई सल्फर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सल्फर। अगर सल्फर प्रेजेंट हो तो इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे सल्फाइड ओर होगा। अगर सल्फाइड ओर है तो उसका कोई भी नाम, कोई भी सल्फाइड ओर आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड ले लिया। क्या ले लिया? जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या पूछा इसने? हाउ कैन द मेटल बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर से अपन मेटल कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? सिंपल सा, पहले इसको कन्वर्ट करो, पहले उसको कॉन्सेंट्रेटेड ओर बनाओ। कॉन्सेंट्रेटेड ओर कैसे बनाया हमने? बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू, मेथड के थ्रू, प्रोसेस बोलो, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने? इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया बाय रोस्टिंग, ठीक है। और रोस्टिंग के बाद हमने इसको किस में कर दिया? मेटल में कन्वर्ट कर दिया बाय रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। और वो रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या क्या लिया यहाँ पे? कार्बन और एल्यूमिनियम। और ये हमारा हो गया। तो आपको 3 नंबर लेने हैं तो आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या है? सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटलर्जी का। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंशन मत लो स्क्रीनशॉट वगैरह की, आपको लास्ट में एट द एंड आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे इसका, ठीक है। और पढ़ लेना इसको बहुत अच्छे से। जहां तक हमारा एनालिसिस, हमने 5 से 10 साल के जितने भी पेपर है सारा एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे 10 क्वेश्चन हमने छांटे हैं। और 10 क्वेश्चन इसमें से बार बार आ रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ये करके जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास? अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। क्या कह रहा है? केक बनते हुए देखे आपने कभी? किसी ने नहीं बनते हुए देखे तो देखना है एक बार। वहां पे क्या डाला जाता है? एक व्हाइट पाउडर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? व्हाइट पाउडर। और वो व्हाइट पाउडर होता क्या है? सब जानते हैं। जब केक प्लफी बनता है, स्पंजी बनता है, सॉफ्ट बनता है, वो व्हाइट पाउडर की वजह से ही बनता है। और वो व्हाइट पाउडर है क्या? घरों में भी यूज करते हैं अपन बेकिंग पाउडर। क्या है? जब भटूरे बनाने होते हैं, ठीक है, जब पुड़िया तलनी होती है, प्लफी चाहिए, ब्रेड बनाने होते हैं, तो क्या यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर। क्या यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर। तो वो व्हाइट पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर, ठीक है, जो क्या बनाता है? केक्स को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाता है। क्लियर है? तो नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट। अरे क्या है? किसके बनता है? बेकिंग पाउडर किससे बनता है? इसके मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन है? 2 ही तो मेन इंग्रेडिएंट्स है। और मेन इंग्रेडिएंट तो इसका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम अभी पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ते आए हुए थे, जिसका नाम क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और जिसका फॉर्मूला क्या था? NaHCO3। अभी देखने को मिलेगा जब रिएक्शन करेंगे इसकी। तो उसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा भी होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा। और मेन इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग सोडा तो आता ही आता है, साथ में क्या आता है? टार्ट्रिक एसिड भी आता है। टार्ट्रिक एसिड भी आता है। और एसिड बेस सॉल्ट में जो ये चैप्टर है ना, उसमें जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? याद करो, याद करो, याद करो जल्दी। टेमरिंड। टेमरिंड। कईयों को तो मालूम ही नहीं पता होगा इसका मीनिंग क्या होता है। टेमरिंड होता है इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड। याद रखोगे, ठीक है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं किसके? बेकिंग पाउडर के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? बेकिंग सोडा होता है और क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या पूछ लिया इसने? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। अरे यार इतना इजी, एक्सप्लेन कर दो भाई। ईच इंग्रेडिएंट का फंक्शन बताना है हर एक इंग्रेडिएंट का। इन दोनों, 2 ही तो इंग्रेडिएंट है इसके, दोनों इंग्रेडिएंट का फंक्शन बता दो। बेकिंग सोडा क्या करता है? जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एफरवेसेंस। क्या करने के लिए? उसको प्लफी बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए, केक। जब बेकिंग सोडा क्या होता है किसके लिए? उसको एफरवेसेंस। एफरवेसेंस समझते हो? जैसे कोक की बोतल खोलते हो तो ब्रिस्क एफरवेसेंस से एकदम से प्लफी वो निकलता है, वो गैस निकलती है। तो एफरवेसेंस प्रोवाइड करने के लिए, एफरवेसेंस प्रोड्यूस करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड क्यों करते हैं? बिकॉज बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जो हमारा है वो कैसा है? बिटर। चूंकि जो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो क्या है? बेस है। और बेस कैसे होते हैं? कड़वे। कड़वे का मतलब बिटर इन टेस्ट। उसके कड़वेपन को, उसके बिटर टेस्ट को दूर करने के लिए, उसके बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या डालते हैं? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट। और हम पढ़ते आए हैं एसिड और बेस की रिएक्शन। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है? जो सोर है वो भी न्यूट्रलाइज, जो सोर टेस्ट है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो बिटर टेस्ट है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओवरऑल जो सॉल्ट बनता है
वो किसी भी टेस्ट का नहीं होता, आपको पता भी होगा। तो टार्ट्रिक एसिड क्यों डाला जाता है? टू रिमूव द बिटरनेस फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो बिटरनेस है, मतलब जो कड़वापन है, उसको निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं यहाँ पे? टार्ट्रिक एसिड यूज करते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। और नेक्स्ट में क्या पूछा इसने? राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग। अरे केमिकल रिएक्शन बतानी है कि जब पाउडर को अपन क्या करते हैं? हीट करते हैं ड्यूरिंग द बेकिंग, क्या होता है? तो देखो आगे ये रिएक्शन, जब सोडियम, यही तो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर है? ये मिक्सचर किस किस का है? बेकिंग सोडा का और प्लस में टार्टरिक एसिड का। किसका? टार्टरिक एसिड। इस मिक्सचर को ही तो हमने क्या बोला है? बेकिंग पाउडर। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो सोडियम यहां पे क्या लिया हमने? सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है। जब इसको हीट करते हैं, मतलब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं ड्यूरिंग द केक फॉर्मेशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस H2O में। अरे ये वही तो रिएक्शन होगी कि जब इसको रिएक्ट किसी भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट निकलता है, साथ में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में क्या निकलता है? पानी, H2O निकलता है। ठीक है। तो जो यहाँ पे CO2 रिलीज होती है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो क्या हो जाती है? केक की लेयर्स में ट्रैप हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो केक है वो प्लफी बनता है, स्पंजी बनता है। स्पंजी और क्या बनता है? सॉफ्ट। ऐसे ऐसे करते तो प्लफीनेस आती है ना उसकी दबाने में। ठीक है। तो CO2 गैस रिलीज गेट ट्रैप्ड इन द केक लेयर्स एंड मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है। तो अपन ने इस क्वेश्चन में जो जो पूछा गया था सबके आंसर कर दिए। एक बार दोबारा देख लो। दोबारा क्या बोला गया था इसमें? व्हाइट पाउडर इज एडिड व्हाइल बेकिंग केक्स मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो वो पूछा था व्हाइट पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है। मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए इसके? बेकिंग सोडा हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया। फंक्शन एक्सप्लेन करने थे। बेकिंग सोडा क्या करता है? एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है, और टार्टरिक एसिड क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है उसके बिटर टेस्ट को। ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखनी थी कि जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो क्या क्या निकलता है? सोडियम कार्बोनेट निकलता है, CO2 गैस निकलती है, प्लस में पानी निकलता है। जो हमारे पास CO2 गैस निकली है वो केक की लेयर्स में क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से जो केक है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है, प्लफी बन जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये सब बताना था। चुटकियों का खेल आपके लिए, अगर आपने रिवाइज कर रखा होगा ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से इसका 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले देख चुके हैं इससे रिलेटेड, और एक क्वेश्चन ये देख रहे हैं। ठीक है। और एक ब्लीचिंग पाउडर पे भी क्वेश्चन आया है। तो ये लास्ट का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, 3rd यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चे, इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जिसमें अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम भी पढ़ते हैं, और क्या क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें अपन बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको छोड़नी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज थर्मा, दोबारा मेटलर्जी से क्वेश्चन आ गया। किससे क्वेश्चन आ गया? मेटलर्जी से। व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस? थर्माइट प्रोसेस क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी भी गई है। थर्माइट प्रोसेस क्या होती है? ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। किस किस के बीच की रिएक्शन होती है? ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड द एल्यूमिनियम। जब आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया जाता है या हीट किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो ये क्या देती है अपने को? मोल्टन आयरन देती है। मोल्टन मतलब पिघला हुआ लोहा, वो प्रोवाइड करती है थर्माइट। और जैसे कि पिघला हुआ लोहा बन रहा है, और वो कैसा होगा आपको पता ही है। तो इस रिएक्शन में बहुत एक्सेस ऑफ हीट रिलीज होती है, इसलिए मैंने इसको क्या रखा है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट रिलीज होना। ठीक है। तो ये जो थर्माइट प्रोसेस होती है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और किस काम में आती है? आयरन बनाने के लिए, आयरन, प्योर आयरन मेटल बनाने के लिए। ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट में क्या पूछा इसने? वेयर इज द प्रोसेस यूज्ड? कहां पे? अगर कभी रेलवे ट्रैक पे चले हो तो 2 रेलवे लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो। उन रेलवे गैप्स को ज्वाइन करने के लिए, लाइंस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है, थर्माइट प्रोसेस का। थर्माइट प्रोसेस में जो लोहा बनता है ना, मोल्टन आयरन बनता है, वो उन गैप्स में चला जाता है, जो 2 लाइंस को कनेक्ट करता है उनको। ठीक है। कभी जाना, जाके वापिस आ जाना भाई जरूरी है, कभी वहीं पे, वहां पर रुकना नहीं है।
तो सिर्फ वो देखना है कि आपको जो गैप्स होते हैं ना वो किसके थ्रू फिलअप किए जाते हैं, वो थर्माइट प्रोसेस के थ्रू फिलअप किए जाते हैं, क्योंकि थर्माइट प्रोसेस में क्या बनता है, मोल्टन आयरन बनता है। और किस किस की रिएक्शन की वजह से बनता है, आयरन ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम पाउडर की रिएक्शन की वजह से। आया समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या पूछा इसने, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यहां पे रिएक्शन भी बतानी है अपने, क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में जो रिएक्शन हुई ना, उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। वो रिएक्शन है क्या, इतना इजी सा रिएक्शन है। ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, अगर कोई रिएक्शन लिखोगे तो आपको उसके नाम जरूर लिखने हैं नीचे, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3 को जब हमने एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाया, ट्रीट किया, तो ये क्या दे दिया, मोल्टन आयरन। ये क्या है, देखो यहाँ पे Fe के आगे मैंने लिक्विड लिखा है। लिक्विड का मतलब क्या है, वो पिघली हुई स्टेट में है। किसमें, पिघली हुई स्टेट में। तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं इसको, मोल्टन आयरन। और ये प्योर स्टेट है, प्योर स्टेट में अपने को आयरन मिल रहा है यहाँ पे। और साथ में क्या मिल रहा है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या मिल रहा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या निकल रहा है, एक्सेस में हीट निकल रही है। क्या निकल रही है, एक्सेस में हीट। एक्सेस में हीट निकल रही है बिकॉज ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ध्यान देना। तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्कर। पहला जो ए पार्ट है वो 3 नंबर का है। 3 नंबर कहाँ किस किस के मिले, 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा और एक नंबर इस केमिकल रिएक्शन का मिलेगा। अब बचे हुए 2 पार्ट देखने हैं। बचे हुए 2 पार्ट में क्या है, बी पार्ट में क्या पूछा इसने, वेयर डज द मेटल एल्यूमिनियम यूज्ड, मतलब एल्यूमिनियम मेटल हमारा कहाँ यूज्ड होता है प्रोसेस में, और अक्कर्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जो रिएक्टिविटी सीरीज में है वहां पे अपना एल्यूमिनियम मेटल कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये पूछा है इन्होंने। जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल एग्जिस्ट करता है वो आयरन के ऊपर करता है, और आयरन के ऊपर भी कहां पे, टुवर्ड्स द टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कहां पे, इट इज प्लेस्ड अबव द आयरन। एल्यूमिनियम को कहां पे रखा गया है, आयरन के ऊपर रखा गया है। और रिएक्टिविटी सीरीज में ये किसकी तरफ होता है, टॉप, टुवर्ड्स द टॉप में होता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आंसर करना था आपको, इसका 1 नंबर इसका मिलता आपको, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में, थर्ड सी पार्ट क्या पूछा, नेम द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग। अरे इसमें क्या पूछा है, ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली चले। पढ़ते आए हैं बचपन से, 9th क्लास से पढ़ रहे हो आप। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। तो यहां पे अपने को क्या बताना है, किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इतना भी नहीं बता पाओगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे देखो Fe2O3 से Fe बन रहा है, मतलब Fe2O3 ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। ऑक्सीजन को रिलीज करना क्या होगा, रिडक्शन। मतलब Fe2O3 रिड्यूस होके किस में जा रहा है, Fe में जा रहा है, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम है, यहां पे देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al2O3 में। किस में कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम, Al2O3 में। मतलब इसके साथ क्या लग रहे हैं, ऑक्सीजन लग रहे हैं। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हो गया, जो एल्यूमिनियम है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, Al2O3 में, ठीक है। तो यही बताना था अपने को, मैंने यहां पे लिख भी रखा है कि जो एल्यूमिनियम है वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, Al2O3 में। और जो Fe2O3 है वो किस में रिड्यूस होता है, Fe में। सिर्फ इतना बताना था, 1 नंबर आपको इसका मिलता। तो ये 5 नंबर इस तरह से मिल रहे हैं आपको। इतने से छोटे से क्वेश्चन के आपको 5 नंबर फ्री फंड के मिल रहे हैं। फ्री फंड के तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेहनत करिए, आप लिख के आए हो पेपर में तभी मिलेंगे, वैसे तो कोई नहीं देने वाला, ठीक है। बट क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और मोस्टली पूछा गया काफी बार। ये थर्माइट प्रोसेस तो बहुत बार पूछी गई है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट रखा है। थर्माइट प्रोसेस तो बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। और ये तो बेसिक रिएक्शन है, अगर थर्माइट दे दिया तो इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कनेक्ट करके उसको। तो इतनी जरूरत नहीं है, मतलब 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, तो कर लेना बहुत अच्छे से इसको। मेटलर्जी की दूसरा क्वेश्चन आया है, ये पहला क्वेश्चन वो और वाला था, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट, अरे आ गया यार दोबारा से। अभी अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, जिसमें Cl2 गैस निकल रही थी एट एनोड पे और H2 गैस निकल रही थी एट कैथोड पे, वही आ गया। इन्होंने क्या ही पूछ लिया कि व्हाट इज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, अभी भी बताया था, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ब्राइन इज द, यहां पे लिख भी रखा मैंने, ब्राइन इज द कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। किसका, ये सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl।
जो घर में नमक खाते हो भाई, क्या खाते हो, NaCl, उसको अगर पानी में डाल देंगे, अगर उसको ठंडा कर देंगे और उसकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ले लेंगे, उसको क्या बोल देंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब पूछ लिया कि आगे क्या बोल रही है, सॉरी यहां पे, हाँ आगे क्या बोल रही है, व्हाट हैपेंस व्हेन इन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। अरे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आ गया। देखो ये प्रोसेस है कि जब हमने क्या ले लिया, ब्राइन सॉल्यूशन को ले लिया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। क्या पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या क्या होगा, यहां पे देखो, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी उसमें, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट, NaCl ब्रेक, जो ब्राइन है, NaCl ब्रेक इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन। जो NaCl क्या अपना सोडियम क्लोराइड है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करी अपन ने, क्या पास करी इसमें से, इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास किया इसमें से हमने, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो ये किस में टूट गया, सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। किस किस में टूटा ये, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस में, ठीक है। और इसके साथ साथ सॉल्यूशन की बात करिए, सॉल्यूशन किसी में तो बनेगा, सॉल्यूशन किस में बनाया हुआ, हमने वाटर में बनाया होगा। तो साथ के साथ जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वाटर भी ब्रेकअप होगा। वाटर किस में टूटेगा, जैसे हमने इसमें वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास जाएगी तो वो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव आयंस में और OH नेगेटिव आयंस में। H पॉजिटिव आयंस को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं, और OH नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अरे इतना सिंपल, ये तो कराव भी हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, याद आया कुछ। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया था अपन ने, जब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, NaCl टूटता है उसके आयंस में और H2 टूटता है उसके आयंस में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NaCl Na पॉजिटिव में टूटा और Cl नेगेटिव में टूटा, और यहाँ पे वाटर किस में टूटा है, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड है, ठीक है। कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा, अपना पॉजिटिव एंड, और कैथोड कौन सा, अपना नेगेटिव एंड, यही तो है। तो पॉजिटिव एंड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। और कैथोड एंड की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। और अब यहाँ पे दो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। अब डिसाइड कैसे करें, ये चीज बच्चे पढ़ोगे आप 11th क्लास में पढ़ते हो कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है ना, वो जल्दी जाके यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, इजिली डिस्चार्ज हो जाता है। इज इट क्लियर। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोरीन का कम होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। सो यहाँ पे क्लोरीन जाता है एनोड पे, और एनोड पे क्लोरीन क्या हो जाएगा, एनोड पे क्या होता है यूजुअली ऑक्सीडेशन होता है, तो क्लोरीन का वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि एट एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन टेक प्लेस। क्या है, आपको ये लिखना है कि एनोड पे क्या हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 गैस में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, हमें ये भी पता है, ठीक है। और कैथोड पे भी हमारे पास यहाँ दो कैटायन प्रेजेंट है, सोडियम कैटायन और हाइड्रोजन कैटायन। अब इसमें से जाएगा कौन, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है, H पॉजिटिव का। किसका होता है कम, H पॉजिटिव का। तो H पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव एंड पे और डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने पे क्या दे देगा, H2 गैस दे देगा। क्या दे देगा, H2 गैस दे देगा, ठीक है। तो कैथोड पे कैसे रिएक्शन हो रहा है, H2 गैस मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन टेक प्लेस। तो रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लेना होता है, तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें बच्चे लिखनी है आपको, 5 मार्कर क्वेश्चन है। कितने का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आखिरी में अब सॉल्यूशन में बचेगा क्या, एक तो Na पॉजिटिव आयंस बचेंगे और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, ठीक है। तो ये एट द एंड हमारे बेकर फाइनल सॉल्यूशन में बच जाएंगे, और ये कंबाइन करके क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अपने को इसमें। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, सोडियम क्लोराइड लिया और वाटर लिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन, या ब्राइन सॉल्यूशन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या मिले, एक तो जो सॉल्यूशन में क्या बचा अपने पास, NaOH बचा, और कैथोड पे क्या निकली, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है, और एनोड पे क्या निकला, क्लोरीन गैस। यही तो है। और ये अभी भी क्वेश्चन पीछे से किया था अपन ने, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन का, तो एनोड पे कौन सी गैस निकल रही थी, Cl2, और Cl2 को किसके साथ रिएक्ट करवाया था, लाइम वाटर के साथ, या स्लेट लाइम के साथ, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तीनों एक ही तो चीज है। और क्या बन रहा था, ब्लीचिंग पाउडर। याद आया, अभी किया था 3 क्वेश्चन पहले ही, जिसका नाम क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी उसका नाम था, ठीक है।
तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे के साथ लिंक है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर में से, उस पोर्शन में से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं अपन, 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, काफी बार पूछा गया है ये, ठीक है, काफी बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो यू क्वेश्चन क्या रीड करते हैं, यू माइट हैव नोटेड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन ए चाइना डिश, कि जब चाइना डिश में अपन क्या करते हैं, कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, क्या करते हैं, कॉपर पाउडर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। कॉपर पाउडर को हीट करने पे क्या होता है, जो रेडिश ब्राउन सरफेस होती है कॉपर की, वो क्या हो जाती है, डिस्चार्ज होकर ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक सब्सटेंस में, ठीक है। तो पहला क्या है इसका, पहला पार्ट इसने क्या पूछ लिया, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बनता है, किस वजह से बनता है, कि जब हम चाइना डिश में कॉपर लेके चलते हैं, कॉपर जो रेडिश ब्राउन सरफेस होती है कॉपर की, वो किस में, ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछा इसने। सिंपल सी बात है, जब कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो वो क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने पे यार कॉपर पुराने अगर आपने देखा हो, कॉपर का ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, वो ब्लैक बन जाता है, क्या बन जाता है, वो कॉपर का ऑक्सीडेशन होने से क्या बन जाता है, दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर की वजह से, क्या बनता है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर की वजह से ब्लैक हो जाता है, दिस ब्लैक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस, क्या होगा वो ब्लैक सब्सटेंस। सिंपल सी बात है, जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये ब्लैक सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है आपको, 3 मार्क का क्वेश्चन था ये, कितने का, 3 मार्क का क्वेश्चन था, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, और फालतू की बकवास अपने को कुछ लिखनी नहीं होती इसमें, जितना पूछा सिर्फ उतना दोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस। थर्ड पार्ट में क्या है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है कि जो कॉपर अपना रेडिश ब्राउन कलर का, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन क्या हो रही है और वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो जब कॉपर को अपन ने क्या लिया, ये रेडिश ब्राउन कलर का था, जब ये ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाया, हीट करवाया अपन ने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था इसने, राइट द केमिकल इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन भी लिख दी। अब बताना है हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न इनटू रेडिश ब्राउन, मतलब इसको उल्टा कैसे कर सकते हैं। उल्टा का मतलब जैसे अभी तो जब कॉपर को अपन ने ओपन सरफेस में रख दिया तो वो ऑक्सीडाइज होकर किस में बन गया, ब्लैक सब्सटेंस में बन गया, डेट इज कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड से अपने को कॉपर कैसे ऑब्टेन होगा, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दो, सिंपल सी बात है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कर दो, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, बाय ट्रीटिंग कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड है, जो ब्लैक सब्सटेंस है, उसको किसके साथ ट्रीट कर दो, हाइड्रोजन के साथ। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड ब्लैक सब्सटेंस को अपन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने का मतलब यहां पे क्या होगा, एक तरह का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। और जैसे ही कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया अपन ने, क्या बन गया यहाँ पे, कॉपर मेटल बन गया। और शाइनी ब्राउन उसका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, मतलब शाइनी ब्राउनिश, जो शाइनी कलर आने लग जाएगा। जैसे अगर कोई नया कॉपर का मटेरियल देखोगे, नए कॉपर के बर्तन देखते हो, अब जैसे जग वगैरह होते हैं, वो शाइन करते हैं, जो उसकी ब्राउन लेयर होती है ना, जो रेडिश ब्राउन लेयर होती है, वो शाइन करती है, ठीक है, और साथ में पानी निकल जाएगा। तो ये थे बच्चे, इसमें 4 पार्ट पूछे गए थे और ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में ही है, बैलेंसिंग वाले रिएक्शन में ही है, तो इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन, और ये काफी बार पूछा भी गया है आपके पेपरों में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह लेके चलना है इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 10 के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं और मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो 10 क्वेश्चन हमने छांटे हैं, हमारे 5 से 10 साल के जो पेपर है उनका एनालिसिस करके ही हमने इनको चूज किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना और छोड़ने की गलती भी मत करना। हर बार ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से फंसे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सेम एज इट इज आएगी, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा उल्ट पुल्ट कर सकता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। बट जो आंसर्स आएंगे ना, आपको आंसर्स यही लिखने हैं उनके, वो कैसे भी करे कैसे ना करे, वो एक बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि हाँ ये तो सर ने करवाई हुई चीज़ है, ये तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, आप लिख दोगे वो, ठीक है। सो थैंक यू आज के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा या फिर यही कहना चाहूंगा कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो,
एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, एक भी, जो भी होगा एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना उसमें से, ठीक है। जितना हो सके उतना पेपर अटेम्प्ट करना। अगर कोई जैसे क्वेश्चन भी आ रहा है उसका एटलीस्ट गिवन डेटा भी लिखोगे तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आपको पता है, तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान से रखना। हम स्टडी जोन की तरफ से आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, सारी स्टडी जोन की फैकल्टी आपको ऑल द बेस्ट कह रही है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, जितना हो सके। और हम ट्राई करेंगे, ट्राई क्या करेंगे, हम सैंपल पेपर दे ही रहे हैं, किस पे, टेलीग्राम के लिंक पे हम एक नीचे दी गई लिंक पे टेलीग्राम में हम एक सैंपल पेपर अटैच कर देंगे। और टेंशन मत लेना, जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ एक सैंपल पेपर का लिंक मिलेगा। वो सैंपल पेपर अगर आप ट्राई करना, उसको सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे उस पर क्या होंगे, जितने भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी साइंस के, वो हमने उसमें डाल रखे हैं, ठीक है। ट्राई करना, उसको सॉल्व करो जितना हो सके। और एक बार मतलब अगर सॉल्व भी ना हो पाए, एटलीस्ट उस क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लेना और उनके आंसर जरूर देख जाना, ठीक है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू।